लास्ट वीडियो में हमने 12th BS में एक चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज चैप्टर नंबर 5 वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज स्टाफिंग। ठीक है। अब ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम है, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे पर्सन्स को अपॉइंट करना, दिस इज स्टाफिंग। हमने पहले क्या पढ़ा? प्लानिंग पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम होने वाला है, किसी फर्म में क्या काम होने वाला है उसकी पहले प्लानिंग करो, डिसाइड करो। और जब प्लानिंग हो जाए तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन करने के लिए अगला चैप्टर हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि उस प्लानिंग को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें। अब हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, सब अथॉरिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर ली, वर्क डिसाइड कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज सब समझ ली। लेकिन अब मुझे जिन लोगों से काम करवाना है वो बंदों को तो अपॉइंट करना पड़ेगा ना। सो नाउ द नेक्स्ट चैप्टर स्टाफिंग। अब स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है, जिस तरीके का भी काम है, तो काम को देखते हुए पर्सन्स को अपॉइंट करना, मतलब बाय फिटिंग अ राइट पर्सन इन अ राइट जॉब, ये स्टाफिंग होता है। कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हर बंदा हर तरीके का काम कर सकता है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक तरीका का ही काम है तो सिर्फ एक दो बंदे अपॉइंट कर लो। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एन नंबर ऑफ वर्क्स होते हैं। किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फर्म में 1000 तरीके के काम होते हैं। हर बंदा हर काम में तो एक्सपर्ट नहीं होता। तो स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम अलग अलग स्टेजेस से पास आउट होने के बाद, अब स्टेजेस अगर कुछ देखा जाए तो स्टेजेस होती है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट। ये क्या होती है डिटेल्स में हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर अभी के लिए ये देखेंगे कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम पर्सन्स का रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं, फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और फाइनली उसका प्लेसमेंट करते हैं उस काम के लिए जिस काम के लिए वो बेस्ट सुटेबल है। ठीक है, तो राइट बंदे को उठाकर राइट जगह पर फिट करना और उससे काम करवाना, दिस इज स्टाफिंग। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, स्टाफिंग के बारे में चीज़ें आगे डील करूँगा कि बंदों को काम पर किस तरीके से रखा जाता है, क्या क्या प्रोसेसेस होती है, क्यों ज़रूरी है स्टाफिंग, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले स्टाफिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन यहाँ पे दे के रखी है, स्टाफिंग इज दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट in which various positions of an organizations are filled. Through this function, human resources of an enterprise are acquired, trained and effectively used. मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी पोजीशंस हैं उनको फिल करो, और उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि रिसोर्सेस ऑफ द एंटरप्राइज ये एक्वायर होंगे, ट्रेन होंगे और इफेक्टिवली क्या होंगे? यूटिलाइज्ड होंगे। ठीक है, तो अब इसके आगे कि ये जो स्टाफिंग प्रोसेस है, ये जो फंक्शन है स्टाफिंग, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, क्या क्या फीचर्स है। फर्स्ट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। अब देखो, हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस में पढ़ के रखा है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कंट्रोल, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन। तो ये भी एक मैनेजरियल फंक्शन है कि भैया अगर एक मैनेजमेंट में काम करवाना है तो प्लानिंग तो तुमने कर ली, ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, अब अगर तुम स्टाफिंग नहीं करोगे तो भैया काम कराओगे किससे? काम करने के लिए स्टाफ तो होना चाहिए ना। तो ये एक मैनेजेरियल एक्टिविटी है, ये एक इम्पॉर्टेंट मैनेजेरियल फंक्शन है कि अगर मुझे ऑर्गेनाइजेशन में काम कराना है तो सिर्फ प्लान करने से या फिर सिर्फ ऑर्गेनाइज करने से चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, उन काम को करवाना भी पड़ेगा। और उन काम को करवाने के लिए तुमको बंदे चाहिए, मतलब तुमको स्टाफिंग की भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है जितनी की प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंटिन्यूस एक्टिविटी। अब कंटिन्यूस एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसमें कभी भी बंदों की जो रिक्वायरमेंट है, स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट है, वो ख़त्म नहीं होती।
जैसे जैसे हमारा काम बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे हम अपर लेवल पे ग्रो करते जाएंगे, वैसे वैसे मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो मेरे साथ काम कर सके। तो स्टाफिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है जो कभी रुकती नहीं है, ये हमेशा हर लेवल पर कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होती है। फिर नेक्स्ट चीज़ कि अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोजीशन खाली होती तो मुझे उसको ऐसा नहीं ना कि एक बंदा काम कर रहा था, किसी वजह से उसने काम छोड़ दिया, अब वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसको काम समझ में नहीं आया हो, या फिर उसकी अब एज हो गई हो तो वो रिटायर्ड हो रहा हो, या फिर कोई और अनसर्टेनिटीज़ आ सकती है, फैमिली इशू हो, डेथ हो गई हो, या फिर एन नंबर ऑफ थिंग्स कि जिस वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पोजीशन पे वो काम कर रहा है और अब वो नहीं आ रहा है, तो क्या उस पोजीशन को हम वैकेंट रखेंगे? उस वैकेंट पोजीशन पे क्या हम अब काम नहीं करवाएंगे? वो तो करवाना ही पड़ेगा ना। तो वो काम किससे करवाएंगे? जो ऑलरेडी मेरे यहाँ बंदा काम कर रहा है उसी को वापस वो काम दे दूँ मैं? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, वो तो उसको तो मैंने किसी और काम के लिए रखा है। मतलब अब उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए मुझे एक नया बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब अगेन स्टाफिंग क्या हो गई? कंटिन्यूस एक्टिविटी हो गई कि मैं रुक नहीं सकता, मुझे जब जब जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे मैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते रहूँगा और स्टाफिंग की तरफ ध्यान देते जाऊँगा। तो स्टाफिंग मैनेजेरियल फंक्शन तो है, साथ साथ में कंटिन्यूस एक्टिविटी है जो कभी रुकती नहीं है। ठीक है। द थर्ड इज नीडेड एट ऑल मैनेजेरियल लेवल। अब ये जो एक्टिविटी है ना, ये हर लेवल पर, ये जो फंक्शन है ये हर लेवल पर रिक्वायरमेंट होता है। हमने मैनेजेरियल 3 लेवल पढ़े, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। ठीक है। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि सिर्फ वर्कर्स की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजर्स की ज़रूरत है या सिर्फ सीईओ की ज़रूरत है या सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स की ज़रूरत है। हमको हर लेवल पर काम करने वाले हर बंदे की ज़रूरत है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्टाफिंग सिर्फ एक लेवल पे, चाहे वो टॉप लेवल पे या मिडिल लेवल पे या बॉटम लेवल पे होती है, हर लेवल पर हमको स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थर्ड इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज़ नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। अब स्टाफिंग का फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। अब देखो स्टाफिंग में मैंने बोला कि अभी कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होती है, ट्रेनिंग होती है, किसकी होती है? ह्यूमन बींग्स की ही होती है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ किससे है? ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। स्टाफिंग हम करते हैं तो किसी रोबोट की स्टाफिंग नहीं करते, हम ह्यूमन बींग्स की स्टाफिंग करते हैं। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट विच इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में या फर्म में काम करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से मैनेज करते हैं, दिस कम्स अंडर एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो फंक्शन है स्टाफिंग, ये रिलेटेड किससे है? ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। अपॉइंट किसको करेंगे, सिलेक्ट किसको करेंगे, ट्रेन किसको करेंगे? ह्यूमन बींग्स को ही करेंगे ना। काम तो उन्हीं से करवाओगे ना, उन्हीं को सैलरी दोगे ना। ठीक। सो द नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या, स्टाफिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है? अब देखो मैं एक कंट्री में, एक फर्म है मेरा इंडिया में, मैं इंडिया का हूँ, मैं इंडिया में फर्म ओपन करा। ठीक है। अब अगर मैं बंदों को अपॉइंट कर रहा हूँ, अगर मैं स्टाफिंग कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मुझे करना भी चाहिए। इससे होगा क्या? देखो मेरे फर्म में बहुत सारा काम है जो काम मैं अकेले नहीं कर सकता, मतलब मुझे बंदों को काम पे रखना है ना। अब अगर मैं बंदों को काम पे रख रहा हूँ, अब देखो बंदों को काम पे रख नहीं रखूँगा तो सारा काम मुझे करना पड़ेगा। अब सारा काम मैं ही करूँगा तो मैं तो एक बार में एक ही काम कर सकता हूँ ना। तो मैं जब तक सारा काम करूँगा उसमें कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जितना ज़्यादा मैं डिले करूँगा मेरा प्रॉफिट उतना ही कम होगा। अब जब मैं किसी को काम पर रख रहा हूँ तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूँ ना। ठीक है। मैंने उसको नौकरी दी, मेरे यहाँ पर काम करने से वो पैसा कमा रहा है। अब पैसा कमा रहा है मतलब कहीं ना कहीं उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, मतलब जो हमारी कंट्री है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है, हर पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ये है कि अब वो पर्सन जो पहले अनएम्प्लॉयड था, जिसके पास काम नहीं था, जिसके
उसके पास ये प्रॉब्लम थी कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ को भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। अब जब मैंने उसको काम दिया तो उसके पास इनकम आई मतलब पैसा आया। अब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अब वो उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो वो अभी तक फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, अब वो उसको फुलफ़िल कर पाएगा। ठीक है। अब वो चाहे रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, कुछ भी हो, वो सारी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ को क्या कर पाएगा, फुलफिल कर पाएगा। तो अगर मैं अपने फर्म में किसी को स्टाफिंग मतलब अगर किसी स्टाफ को अपॉइंट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेशन को ही हेल्प कर रहा हूँ। कैसे? देश से गरीबी दूर होगी, देश से अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ठीक है। सब लोगों ज़्यादातर लोगों के पास काम होगा। जितना मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँगा उतने लोगों को काम पे रखूँगा ना, उतने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, उतने लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ को फुलफिल कर पा रहे हैं। और कंट्री का फ़ायदा है क्या होगा? अभी तक लोगों के पास काम नहीं था, अब लोगों के पास काम आया तो पैसा आया, पैसा आया तो अब उनकी एलिजिबिलिटी इस पॉइंट पर दर्ज हो गई है या रजिस्टर हो गई है कि दे आर एलिजिबल टू पे द टैक्स। तो काम आया, पैसा आया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, टैक्स भरने की एलिजिबिलिटी बढ़ी, मतलब अब वो पब्लिक जो पहले टैक्स नहीं भरती थी अब वो भी टैक्स भरेगी। ये टैक्स किसके पास जाएगा? कंट्री के पास। मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर कंट्री की भी हेल्प होती है अगर मैं फॉर्म में स्टाफिंग करता हूँ। सो इसलिए स्टाफिंग को एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोला जाता है। ठीक है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉर्डिनल रिलेशनशिप। अब कॉर्डिनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है ये सुनो। स्टाफिंग इज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ मैनेजमेंट। It aims at establishing harmonious relationship in the organization. Staffing develop relations on the basis of mutual trust and confidence. समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है कि अगर मैं स्टाफिंग कर रहा हूँ तो आपस में जो रिलेशंस है, जो बॉन्ड्स है, चाहे वो ट्रस्ट पे हो, कॉन्फिडेंस पे हो, वर्क को लेकर हो, स्किल्स को लेकर हो, नॉलेज को लेकर हो, जिस भी तरीके का बॉन्ड है, सीनियर जूनियर बॉन्ड है, एम्प्लॉय वर्कर बॉन्ड है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बॉन्ड है, वो किसी भी तरीके से मेंटेन हो जाता है। इसलिए स्टाफिंग बहुत ज़रूरी है। तो स्टाफिंग इज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैनेजमेंट। हारमोनियस रिलेशनशिप वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में बनाने के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इसके बाद नेक्स्ट आता है कि स्टाफिंग के नीड क्या है, स्टाफिंग के फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। अगर कुछ भी आता है, अगर नीड आता है, फंक्शंस आता है, इंपॉर्टेंस आता है, तो सारे ये सेम पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है। अब इसमें फर्स्ट इज इफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शन। भैया अगर स्टाफिंग अच्छे से होगी तो बाकी के फंक्शन जो मैनेजमेंट के होते हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कंट्रोलिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कोऑर्डिनेशन हो, वो भी अच्छे से काम इफेक्टिवली करेंगे ही। अगर स्टाफ अच्छा है तो काम भी अच्छा होगा। सेकेंड इज इफेक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। अब देखो, मैंने जब बोला कि मैं स्टाफिंग कर रहा हूँ तो मैं स्टाफिंग उन्हीं लोगों की करूँगा ना जिनकी मुझे ज़रूरत है। जिस स्किल्ड पर्सन, जिस नॉलेज वाला पर्सन और किस एक्सपर्टाइज के पर्सन की मुझे रिक्वायरमेंट है, मैं उसी को काम पे रखूँगा ना, जो काम को करना अच्छे से जानता हूँ। अब अगर कोई बंदा किसी काम को करना बहुत अच्छे से जानता है, अगर वो उस काम में एक्सपर्ट है, मतलब उसको पता है कि वो इसमें क्या बेस्ट कर सकता है, मतलब वो मेरी टेक्नोलॉजी जो मैंने लगा के रखी उसका वेस्ट नहीं होने देगा, वो उसको प्रॉपर यूज़ करेगा क्योंकि वो उसका जानकार है, उसमें कैपेबिलिटी है कि वो उसको अच्छे से यूज़ कर सकता है। तो अगर मैंने ऐसे बंदे को स्टाफिंग पे रखा है, स्टाफ में रखा है, तो मेरे जितने भी रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी है ना उनका प्रॉपर यूज़ होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। अब देखो, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का अगर अच्छे से यूज़ हो रहा है, काम करने वाला बंदा भी अच्छा है, तो जो प्रोडक्टिविटी है उस फर्म की, उस ऑर्गेनाइजेशन की, वो तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग टैलेंटेड एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़। अब भैया देखो, हर साल कंट्री में नए नए स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, सबकी अलग लेवल ऑफ स्किल्स होती है, सबका अलग लेवल ऑफ नॉलेज होता है,
सबका अलग लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ होती है। तो स्टाफिंग से मान लो मैं 50 साल से एक ही बंदे से काम करवा रहा हूँ जिसने अपने आप को अपग्रेड नहीं करा, पर मेरे को पता है ना कि बाहर ऐसे बहुत लोग अवेलेबल है जो उससे अच्छा काम कर सकते हैं। तो अब मैं ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाकर उन बंदों को काम पे रखूँगा ना। मतलब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं स्टाफिंग कर रहा हूँ तो मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और साथ साथ में कंट्री के लिए कुछ और ज़्यादा टैलेंटेड लोग काम करने के लिए मिल रहे हैं, जिससे मैं मेरे फर्म को और फर्म के साथ कंट्री को, स्टेट को अलग हाइट्स पे ले जा सकता हूँ। ठीक है। सो इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग टैलेंटेड एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ जो और बाकी की फर्म्स के साथ में, बाकी की कंट्रीज़ के ऑर्गेनाइजेशन के साथ में क्या करके उनके क्वालिटी और सर्विसेज लेवल से compete कर सके। ठीक है। द नेक्स्ट वन फंक्शन या इम्पोर्टेंस या नीड है बिल्डिंग हायर मोरल। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि भैया अगर मैंने स्टाफिंग अच्छे से करके रखी है और बंदे को काम उसके इंटरेस्ट और नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पे दे के रखा है ना, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। अगर उसने के दिमाग में ये आ गया कि भैया अगर मेरे को ये काम पसंद ही नहीं है फिर भी मुझे दिया गया है तो क्या वो अच्छे से करेगा। लेकिन अगर स्टाफिंग मैंने सही करी है, मतलब जिस बंदे के लिए वो जो काम करना चाहता है उसको वही दिया है, और जिस काम को जिस तरीके की बंदे की ज़रूरत है उसको वो दिया है ना, तो जो पर्सन है उसका मोरल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, वो और अच्छे से काम करेगा, वो और सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंथुसियाज्म के थ्रू काम करेगा। ठीक है। द नेक्स्ट इज कीपिंग पेस विद न्यू डेवलपमेंट। अब अगर मैं नए नए लोगों को स्टाफ में रखूँगा तो मैंने क्या बोला, नए लोगों को पहचान है कि नई चीज़ मार्केट में क्या चल रही है। तो अब मैं न्यू डेवलपमेंट्स के पेस के साथ शोल्डर टू शोल्डर, फेस, लेग टू लेग मिलाकर काम कर सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। ये मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ मैं बता चुका हूँ। ठीक है। सो दिस आर दी सम फंक्शंस, नीड्स या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है। तो स्टाफिंग की डेफिनेशन पढ़ी, स्टाफिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, अब नीड्स आए, फंक्शंस आए या इम्पोर्टेंस आए, ये जो पॉइंट अभी 7-8 पॉइंट बताए हैं तुमको वही लिखना है। ठीक है। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है।